गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पुनः अपने 30 बेहतरीन प्रश्नों की मिशन लक्ष्य सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आप सभी को दूं। और ये जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके जो प्रश्न हैं वो आगे आने वाली किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि यूपीपी, यूपी पुलिस या यूपी दरोगा की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है इनको अगर रेगुलर लेकर के लेते रहेंगे तो आपका जो है नॉलेज इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं मिशन लक्ष्य सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज जो पहला क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन क्या है, खटाखट आंसर मारिएगा और हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि मुझसे भी तेजी से आप आंसर मारिएगा। ठीक, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक, 4 राज्य दिए गए हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन चारों में से आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां पे होता है। तो सोने का उत्पादन हमारे यहाँ गिनी चुनी जगहों पे होता है। गिनी चुनी जगहों में जो है आपका एक स्टेट है जो सोने का उत्पादक आप मान सकते हैं, वो स्टेट है आपका कौन सा? कर्नाटक। वो आपका स्टेट कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में जो कोलार खान है, कोलार खान, कर्नाटक की कोलार खान, ठीक, कर्नाटक की हट्टी खान, इन खानों से आपका सोना बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में निकाला जाता है। जैसे भारत में सोने के उपभोक्ता बहुत हैं, ठीक है, और सोने का बहुत ही उपयोग होता है, सोने का बड़ा मान सम्मान है। तो उस हिसाब से भारत में सोने का जो उत्पादन है स्वयं वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक, लेकिन अगर आप कहें कि उत्पादक राज्य में कौन सा है तो वो आपका राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और खान याद रखिएगा, कोलार खान एवं हट्टी खान। ठीक, तो पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। ठीक, इसमें मैं ABCD नहीं डलवाता, 1 2 3 4 करके डलवाता हूँ, तो उससे आप कंफ्यूज मत हुआ करिए। ठीक, पढ़ने में आसान रहता है। ठीक, कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मतलब कृषि और कृषि से ज्वाइंटेड क्षेत्रों में, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में योजना तैयार करने और उनका समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय मतलब सर्वोच्च संस्था कौन है जो कृषि और कृषि संबंध क्षेत्रों में योजना बनाती है, उनमें जो है कॉम्बिनेशन बना के रखती है और उन्हें रेगुलेट करती है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी संस्था है? 4 संस्थाएं दी गई हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। इन चारों में से आपको ये बताना है। तो ये संस्था जो है आपकी, जिसका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे कहते हैं ICAR। ठीक, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इसको बोलते हैं। और इस संस्था का उद्देश्य कृषि है और कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन और बागवानी मतलब कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं बनाती है, उनको लागू करवाती है, उनके पर रिसर्च करती है। ये सारे कार्य ICAR के द्वारा होते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और लगातार लास्ट क्वेश्चन तक आप बने रहिए। और ज़्यादा 30 से 40 मिनट में अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। हमसे भी तेज आप आंसर मारिए। अगला क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश, गणेश वंश। ठीक, पाल वंश जो है बंगाल का एक प्रमुख वंश है, उसके पतन के बाद ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सेन वंश। सेन वंश जिसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी, लगभग 160 वर्षों तक इस वंश ने शासन किया था। 160 वर्षों तक बंगाल में शासन किया था। और इसका जो महत्वपूर्ण शासक है, सेन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका जो है वो है विजय सेन। महत्वपूर्ण शासक आपका जो है वो है आपका विजय सेन। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण शासक है। ठीक, और इस वंश का बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व किस संदर्भ में है? इस वंश का हिंदू महत्व है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए। ठीक, इस वंश का योगदान है हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म पुनरुत्थान के लिए
ये जाना जाता है, के लिए ये जाना जाता है। ठीक, इनके शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, मंदिर कला का विकास, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इस वंश के शासनकाल में हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेन वंश। बंगाल में पाल वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया वो वंश है आपका कौन सा? सेन वंश। खटाखट आंसर मारते रहिए। अगला क्वेश्चन तेजी से, बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन, जो है प्रिटोरिया, डरबन। ठीक, तो इसमें से आपको यह बताना है कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। अगर आप ये कहें कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानियों के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है और इसको कहा जाता है कि 3 राजधानियां, तो 3 राजधानियों का मतलब है कि इसने अपने राजधानी वाले कार्य को 3 जिलों में जो है डिवाइड कर लिया है। और वो देश आपका कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जिसमें आपका केप टाउन है आपका विधायी राजधानी। अच्छा, ये क्या पूछा? प्रशासनिक। ये आपकी विधायी राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी, जहाँ पे इसकी संसद है। ठीक, ब्लूमफॉन्टेन ये आपकी न्यायिक राजधानी है, जहाँ पे इसकी कोर्ट है, न्यायिक राजधानी है। और इसकी प्रशासनिक, या आप कह सकते हैं प्रशासनिक या कार्यपालिका की राजधानी, या आप कह सकते हैं कार्यपालिका की राजधानी, ये आपकी कौन सी है? प्रिटोरिया। तो इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो हमारे लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और उसी पे मैं अपनी करंट और इसके भी PDF, अभी मैं भेजा नहीं किसी का, लेकिन आज मैं भेजूंगा। ठीक, मैं भेजता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, इसको बताइए आप लोग। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां। अब इसमें देखिए कंफ्यूज होंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, UPSI का क्वेश्चन है। भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। ठीक, वाल्व किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो वाल्व किसे कहते हैं? वाल्व एक ऐसी वस्तु होती है जिससे एक तरह वन वे होता है, जिससे हम किसी चीज को बाहर निकालते हैं। किसी चीज को हम क्या कहते हैं? बाहर निकालते हैं। अगर ये चीज दिमाग में आ गई, किसी चीज को बाहर निकालना, और हाँ, बाहर निकालना मतलब समय समय पर, हमेशा नहीं। कब? समय समय पर, जब उसका प्रेशर बढ़े। खटाक से आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, वन वे है, किसी चीज को बाहर निकाला जाता है समय समय पर। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर की सीटी प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो एक प्रकार का क्या है? वाल्व है। ठीक, जो यदि ये प्रेशर कुकर की सीटी अगर बीच बीच में न उठे तो प्रेशर कुकर के फटने का, प्रेशर की वजह से फटने का अंदेशा रहता है, इसलिए उसमें हम वाल्व लगा देते हैं। ठीक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर की सीटी, जिससे उसकी भाप समय समय पर निकलती रहती है। अब आप आंसर जान गए होंगे, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व अगर इसमें से ढूंढना है तो आप किस पे टिक मारेंगे? ज्वालामुखी। किस पे टिक मारेंगे? ज्वालामुखी। ठीक, पृथ्वी की जो सबसे अंदर की परत है, कोर, जिसको हम कहते हैं कोर, जिसको कहते हैं क्रोड, इसमें आपका गर्म लावा है। ठीक है, गर्म लावा है जिसे मैग्मा या लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जब इसका प्रेशर बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो ये पृथ्वी की कमजोर परत को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो पृथ्वी के तापमान का, पृथ्वी की गर्मी का, पृथ्वी के लावे का बार बार जो है बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। इस कारण सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वालामुखी। ठीक, खटाखट आंसर दीजिएगा जितना हो सके। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। देखिए, हिमालय की इसमें कैटेगरी है, और ये कैटेगरी जो है वो हिमालय के प्राकृतिक विभाजन से अलग है। ये प्रशासनिक विभाजन है।
ये आपका कौन सा विभाजन है? प्रशासनिक विभाजन। मीन्स कि इसको क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है हिमालय को। जो हम लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय पढ़ते हैं, तो वो आपका जो हिमालय है वो एक आपका प्राकृतिक विभाजन है, और इसको हम लोगों ने स्थान के हिसाब से बांटा है। और उसमें से 2 नदियां हमने दी हैं, कौन सी? काली एवं तीस्ता। और उसमें से पूछा इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो आपके नेपाल में, आपके तिब्बत में, जो आपके नेपाल में, आपके तिब्बत में, आपके सिक्किम में फैला हुआ है, और लगभग इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर की है। रेंज कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर है। और ये 2 नदियों के बीच में है, काली एवं तीस्ता। कौन नदियों के बीच में? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नेपाल हिमालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, खटाखट आंसर देते रहिए। लोक नृत्य बोहाग बिहू ... में प्रचलित है, मतलब किस राज्य में? असम, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। इन चारों राज्यों में आपको बताना है कि ये लोक नृत्य बोहाग बिहू कहाँ पर मनाया जाता है। तो बिहू नाम से ही आप जान जाइएगा कि ये किस स्टेट का है। ये आपका डांस, फोक डांस असम का है। कहाँ का है? असम का है। और ये आपका वैशाख महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार आपका बोहाग बिहू जो है वैशाख के महीने में मनाया जाता है। ठीक, वैशाख के महीने में। और ये आपका फसल कटाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल कटाई से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। ठीक, बोहाग बिहू असम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, C14, मीथेन। ठीक, कार्बन का अपर रूप मतलब कार्बन का दूसरा रूप। ठीक, इनमें से आपको ये पूछा है कि चारों में से कौन नहीं है। हीरा बहुत रटे हम लोग बचपन से कि हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है भैया। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। C14 ये भी आपका कार्बन का एक अपर रूप है। ये कार्बन का आपका रेडियो एक्टिव रूप है। ये कार्बन का रेडियो एक्टिव रूप है। ठीक, C14। और इसी में C14 की मदद से ही हम लोग किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। ठीक, और ये आपका देखिए मीथेन एक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन के साथ साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का एक यौगिक रूप है। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। खटाखट आंसर दीजिएगा। बढ़ते रहिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से पढ़िए, तेजी से एक्सप्लेनेशन देखिए। अब देखिए आपके संविधान से फेवरेट सेक्शन से पोर्शन ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256। ठीक, तो ये देखिए इसमें से जो आपका धन विधेयक, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। ऐसा विधेयक जिसके पास निम्नलिखित क्वालिटी हो। पहला क्या हो? करों से संबंधित हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या इसकी क्वालिटी है? या किसी ऋण से, सरकारी ऋण से संबंधित हो। ठीक, ऋण से संबंधित। तीसरी क्वालिटी क्या हो सकती है? आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकालना या जमा करना हो, वो भी धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। अगला, भारत की संचित निधि, भारत राज्यों में भी आप राज्य का नाम ले सकते हैं। संचित निधि से पैसा निकालना हो, या क्या करना हो? जमा करना हो। ठीक, तो ये सारी क्वालिटीज जिस विधेयक में रहती है, इनमें से कोई भी क्वालिटी जिस विधेयक में रहती है उस विधेयक को हम लोग कहते हैं धन विधेयक को। और इसकी जो है परमिशन आपको पूर्व अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रपति की। और इसमें जो है
जिस आर्टिकल के थ्रू इसको प्रस्तुत किया जाता है वो आर्टिकल आपका कौन सा है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में किसकी विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल देखिए ये तीन कंडीशन है आपका, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक, के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक, आपातकाल के बारे में प्रावधान आपका अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। ठीक, भाग आपका संविधान का 18 है। इसमें राष्ट्र आपातकाल के बारे में वर्णन है और 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो इसमें से 3 कंडीशन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। बच्चे इन दोनों चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण में, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। तो युद्ध जो होता है वो, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों कि युद्ध जो होता है वो प्री डिसाइडेड है कि हमें पता है और सामने वाले देश को पता है, तो वो टाइटल दी जाएगी युद्ध की। लेकिन बाह्य आक्रमण एकाएक होने वाला आक्रमण जिसकी हमें अंदेशा नहीं था, जिसका हमें अंदेशा नहीं था, उसे हम बाह्य आक्रमण कहते हैं। और सशस्त्र विद्रोह क्या है? आपके भारतीय क्षेत्र में, ये आपके भारतीय सीमा में यदि जो है बड़ी संख्या में लोग शस्त्रों के साथ विद्रोह कर दें तो उसे सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो इस आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और जिस अनुच्छेद से लगाया जाता है वो आपका अनुच्छेद 352 है। ठीक, ये राजकीय आपातकाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, ये आपका अनुच्छेद 356 में है। और ये आपका वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आर्टिकल 352 में, ये तीनों कंडीशन के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, ऐंठन मतलब हुआ दर्द, ऐंठन मतलब हुआ दर्द उत्पन्न होता है। ठीक, किस अम्ल के? अम्ल पूछा है तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम वर्क करते हैं या कोई अन्य चीज़ हम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में, जो मांसपेशियों में दर्द का आभास होता है वो सिर्फ एक अम्ल के कारण होता है। वो कौन सा अम्ल है? आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक, तो ये किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जब हम रेस्ट कर लेते हैं या कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल आपका पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और हमारी बॉडी को रिलैक्स होता है, हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो ये क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। जब हम काम करेंगे तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमें दर्द का आभास होगा, और जब हम रेस्ट करेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो ये लैक्टिक अम्ल टूटेगा किसमें? पायरुविक अम्ल में, और जिससे हमें आराम का एहसास होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लैक्टिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिए। कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, पहले के प्रश्न पत्रों में आप एक चीज देखिएगा, साइंस में सेल से बड़े प्रश्न आते थे। ठीक है, आज इनके प्रश्नों की संख्या कम है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन सेल आज भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोशिका एक महत्वपूर्ण भाग है जो विज्ञान का, जिससे प्रश्न हमेशा उठते हैं। ठीक, और ये भी प्रीवियस ईयर पेपर ही है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है ये। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो ये है आपका 4 ऑप्शन है, यम स्लेडन तथा टी श्वान, विर्शा, जेई पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो ये आपका जो ये बात है, ये बात आपकी कही जाती है कोशिका सिद्धांत। ये बातें कही जाती हैं किस नाम से? कोशिका सिद्धांत के नाम से जानी जाती हैं। इसे हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। और इसको देने वाले जो थे वो थे स्लेडन एवं श्वान महोदय ने
ये थ्योरी दी थी। ठीक, और इन्होंने ही कहा था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एम स्लीडन तथा टी स्वान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। बताइए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल। ठीक, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के त्वरण में परिवर्तन या घूर्ण में परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है, बल लगाने के समय के गुणनफल समय का गुणनफल जो होता है वो आपका होता है, इसमें से होना चाहिए आपका संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे ... कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। देखिए, फिर देखिए वर्ड देखिए मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आप जब भी हिंदी के वर्ड से थोड़ा सा परेशान हो, आप तुरंत इंग्लिश उसकी देख लिया करिए, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे हम लोग भूस्पंद पढ़े हैं, लेकिन किस नाम से पढ़े हैं? भूकंप के नाम से। किस नाम से? भूकंप। अगर इंग्लिश देखेंगे तो इसकी भी देखेंगे तो अर्थक्वेक ही मिलेगी। ठीक, उसकी इंग्लिश आपकी क्या मिलेगी? अर्थक्वेक ही मिलेगी, जिससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जो है इंग्लिश जरूर देखा करिए जहां पे आपको दिक्कत हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह, ठीक, जिसे क्रोड कर्नेल सतह भूपर्पटी, ये सभी को पता है कि ये इसमें देखिए गड़बड़ कहाँ होती है? गहराई की गड़बड़। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन हमें सिर्फ उत्तर पे आना है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे भूपर्पटी, क्रस्ट, जिसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी, इसको बोलते हैं क्रस्ट, में गहराई की कहा जाता है। में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, भूकंप आते हैं। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बताया और उसके बाद ये बता रहा है गहराई में गड़बड़ के कारण। ठीक, तो गहराई में गड़बड़ होती क्या है? तो गहराई में गड़बड़ जो होती है जिसके कारण भूकंप आता है वह प्लेटों का संचलन, मूवमेंट। ठीक, पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारी प्लेटें हैं जिनमें मूवमेंट होती है। जब वे आपस में रगड़ खाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनमें आपस में टक्कर होती है, तो जिसका प्रभाव भूपर्पटी पे पड़ता है। तो गहराई की गड़बड़ मतलब आपका प्लेटों में संचलन, प्लेटों में मूवमेंट की वजह से ये आपका जो है भूस्पंद या भूकंप आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूपर्पटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आधी दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। श्रीलंका द्वीप को पहले क्या कहा जाता था? मेडागास्कर, तस्मानिया, सीलोन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, श्रीलंका द्वीप को इसका नाम जो चेंज हुआ श्रीलंका, मैं आपको बता दूं 1972 में। 1972 से ही हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका। और इसके पहले जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपका क्या है? सीलोन। सीलोन को अब वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीलोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, खटाखट आंसर दीजिए। रिपब्लिक पुस्तक दुनिया की फेमस पुस्तकों में से एक, उसका लेखक पूछा जा रहा है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? टी.एस. इलियट, प्लेटो, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक, तो ये जो आपकी पुस्तक है, ये देखिए 2 विषयों के लिए आज भी पढ़ी जाती है। पहला विषय राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में बहुत मायने रखती है पुस्तक, राजनीति की ये पुस्तक है। दूसरा विषय जो है दर्शन शास्त्र, ठीक, फिलॉसफी के लिए ये पुस्तक बड़ी मायने रखती है। तो राजनीति एवं दर्शन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक, और इसको लिखा था किसने? महान दार्शनिक प्लेटो ने। ठीक, महान दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के लिए ये फेमस बुक है। और इससे आज भी अध्ययन इसका किया जाता है। जो भी रिसर्च इन दोनों सब्जेक्ट में होते हैं, पीजी में भी आपका इसका उदाहरण है, आपका ग्रेजुएशन में भी अगर ये सब्जेक्ट है तो प्लेटो को आपको पढ़ना ही है, उनकी इस पुस्तक के बारे में आपको जानना है। डूरंड कप इस खेल से संबंधित है। भैया किस खेल से संबंधित है जरा बताइए? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इन चारों में से आपको ये बताना है डूरंड कप
किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो ये डूरंड कप है मार्टिमर डूरंड महोदय के नाम पे इस कप का नाम पड़ा है। ये कौन थे? विदेश सचिव थे। ये आपके कौन थे? विदेश सचिव थे। ठीक, अंग्रेजी सरकार में इनका शासनकाल 1884 से 1894। ठीक, इससे हमें मतलब नहीं है, ये हमको ये बताना है कि इस कप का प्रारंभ कब हुआ, तो वर्ष 1888 में। और इनका नाम बताने का पर्पज ये है कि इन्हीं के नाम पे इस कप का नाम रखा गया है। बहुत ही फेमस ये प्रतियोगिता है और ये प्रतियोगिता संबंधित है किससे? भारत के फुटबॉल प्रतियोगिता से। तो भारतीय फुटबॉल की ये प्रसिद्ध प्रतियोगिता है जो मार्टिमर डूरंड जो विदेश सचिव थे उनके नाम पे रखी गई थी और आज भी ये बहुत फेमस प्रतियोगिता मानी जाती है फुटबॉल की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, बताइए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? गोदावरी ब्रिज, पंबन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, बोगीबील ब्रिज। ठीक, तो आपको ये जानना चाहिए सड़क सह रेल मतलब इसमें दोनों यातायात होंगे। ये सड़क यातायात भी इस पुल से किया जाता है। ठीक, इस पुल से जो है रेल यातायात भी किया जाता है। इस पुल से रेल यातायात भी किया जाता है। ठीक, और इस पुल की खासियत क्या है? ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक, और इस पुल पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लाइनें ट्रेन की नीचे हैं। 2 लाइन नीचे ट्रेन की 2 लाइन नीचे ट्रेन की और तीन लाइनें सड़क हैं। 3 लाइनें सड़क हैं, मतलब 3 गाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं। 3 लाइनें सड़क की हैं इसके ऊपर, 3 लाइनें सड़क की हैं ऊपर। ठीक, और ये भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इस पुल का नाम क्या है? बोगीबील। इसका नाम क्या है? बोगीबील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोगीबील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे क्या है? देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष नहीं। कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपका, पहले राष्ट्रपति थे कि पहले उपराष्ट्रपति थे? तो हम आपको बताना चाहेंगे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1967 से 69 तक इन्होंने, उसी समय मृत्यु भी हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। ठीक, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इसके साथ साथ ये महान शिक्षाविद थे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, महान शिक्षाविद थे। और इनके कार्यों को देखते हुए सरकार ने इनको जो है कई पदक और भारत रत्न भी इनको मिला था। और इनको कहा जाता है पहले जो है पहला ऐसा टीचर जो आपका राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल, बंकिम। ये आपका तराना ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराना ए हिंद। ठीक, तराना ए हिंद कहा जाता है। और इसको जो है लिखा था किसने? इन्होंने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक, और इस गीत को पहली बार प्रकाशन हुआ था 1904 में एक साप्ताहिक पत्र था इत्तेहाद। क्या नाम था? इत्तेहाद। उसी में इसका जो है पहली बार प्रकाशन किया गया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने को इन व्यक्ति ने पॉपुलरिटी दिलाई थी। तो इसको तराने हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद इकबाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से उत्सव में नाव की दौड़ वोट रेस का विशेष आकर्षण होता है? ओणम, रोगाली बिहू, नवरात्रि, पोंगल। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि नाव की रेस, तो नाव की रेस एक ही राज्य में होती है और बहुत प्रॉपर वे में होती है, नहरों पे होती है। कई नहरें हैं उस स्टेट में। और वो स्टेट आपका कौन सा है? केरल। वो आपका स्टेट कौन सा है? केरल। और केरल जैसे ही दिमाग में आएगा तो खटाक से आपको चले जाना चाहिए उसके किस फेस्टिवल पर? ओणम पर।
ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओणम। तो इसका जो नाव की दौड़ वोट रेस का आयोजन होता है, किस विशेष आकर्षण होता है ओणम फेस्टिवल का, और ये आपका कहां पर देखा जाता है, किस स्टेट में, केरल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक, तो विधान परिषद ठीक, ये भारत के केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक, इनकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 169 में है, अनुच्छेद 169 में है। ठीक, इसके द्वारा इनको बनाया भी जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। ठीक, कौन कौन से स्टेट है जहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आपका बिहार में है। ठीक, आपका महाराष्ट्र में है, आपका कर्नाटक में है, आपका तेलंगाना में है, और आपका किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश। इन 6 स्टेट में आपका जो है वो आपका जो है विधान परिषद है। तो इसमें देखिए आपका महाराष्ट्र है, बिल्कुल है, केरल है, केरल नहीं है, तेलंगाना कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरला। ठीक, खटाखट आंसर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शुरू की थी, तो ये आपका होना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो आपको मैं बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर तुम्हारा जा रहा है तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए आप लोग। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन की उत्पत्ति बिना कार्बन प्रदूषण के, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन, बिना कार्बन प्रदूषण के। ठीक, तो अच्छा, हाइड्रोजन आप करेंगे क्या? ठीक, तो इससे हम लोग ऊर्जा के रूप में, हम इसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक, बनती कैसे है? तब भैया कैसे बनाओगे? तो बनती है ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर के पानी के इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस, तो भैया इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रिक लगेगी, तो हम कार्बन जला करके इलेक्ट्रिक नहीं यूज कर लगाते। हम इसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। मतलब बिना कार्बन को जलाए हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को करते हैं और उससे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्या? ग्रीन हाइड्रोजन। अब आते हैं आंसर पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो ये कार्य किया गया था किसके द्वारा? सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। सतलज नदी पर यह प्लांट है, सतलज नदी के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। खटाखट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन, केवल 7 प्रश्न हैं आज की श्रृंखला में, मिशन लक्ष्य सीरीज में। प्लासी की लड़ाई सबसे आसान प्रश्नों में से एक। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1757, 1782, 1748, 1764। आंख बंद करके इस पे ऑप्शन मार सकते हैं। जून 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक, और इसमें भारतीयों की गद्दारी। ठीक, मीर जाफर जो प्रमुख विरोधी था, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से इसमें सिराजुद्दौला कि बहुत जल्द ही, बहुत कम समय में हार हुई थी और इसको पकड़ करके मार दिया गया था, और बंगाल पर एक तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया था, और मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। और बंगाल को लूटने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो प्लासी की लड़ाई से ही स्टार्ट हुई है। ठीक, और प्लासी की लड़ाई के बाद देखिए 1764 लिखा है। एक लड़ाई का और भी महत्व है,
जो भारत के बक्सर की लड़ाई, और इस लड़ाई से जो है उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत थी। प्लासी की लड़ाई से इन्होंने बंगाल पर अपना जो है अटैचमेंट मजबूत किया। बक्सर के युद्ध के बाद ये इनका अटैचमेंट बढ़ गया दिल्ली तक। तो ये दोनों युद्ध बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। इस तरह के प्रश्न आपको 2-4 मिलेंगे। 2-4 प्रश्न तो आपको हर एग्जाम में ऐसे मिलेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि हाँ ये प्रश्न क्यों आ गया, इस प्रश्न को देने का लॉजिक क्या था। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? अब कौन इतना रटेगा कि हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो भी 1937 का चुनाव हुआ। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, मोहम्मद इब्राहिम। तो जो वित्त विभाग जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा गया था वो किसको? रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक, तो चुपचाप ऐसे प्रश्नों को प्रणाम करिए और आगे निकल लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो उसमें से मुझे डालना पड़ता है जिस आपको आगाह करने के लिए। आपको नॉलेज, इससे नॉलेज नहीं दे रहा मैं, आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं। और अब इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा आपको समय लेगा। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। ए तथा बी, ए तथा सी, बी तथा सी, बी तथा डी। बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ए तथा बी। ठीक, इसमें जो है ऑप्शन की गड़बड़ी है, टाइपिंग की मिस्टेक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, चलिए ऐसे बता दे रहा हूं, आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश विश्व का चौथा, अगर भारत को लेंगे तो विश्व का 5वां, अगर भारत का सबसे लेंगे तो विश्व का 5वां। ठीक, भारत को अगर इंक्लूड किएंगे 5वां सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक, जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इससे आगे कौन कौन है, इससे आगे कौन कौन से आपके देश हैं? पहला आप चीन याद रखिएगा, अमेरिका याद रखिएगा। ठीक, इंडोनेशिया याद रखिएगा। ठीक, और अगर आप भारत को एक देश मान लेंगे, उत्तर प्रदेश को एक देश मान लेंगे तो भारत को भी आप आगे रख दीजिएगा। तो इन तीनों देशों को छोड़ करके विश्व के सभी देश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। तो देखिए इसमें, देखिए आपका बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये सिर्फ किससे कम है उत्तर प्रदेश की, आप ये ध्यान रखिएगा। किससे कम है? आपकी इंडोनेशिया। आप ये 3 रट लीजिएगा, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया से कम है, बाकी आपके किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ठीक, ओबरा, पनकी, नरौरा, हरदुआगंज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो है आपका जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, ऊर्जा केंद्र है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नरौरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। 3 क्वेश्चन आपके। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना, ठीक, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा गांव जो इंडिया का सबसे पहला सोलर प्लांट स्थापित करने वाला गांव था, वो पूछा है आपसे कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी में यह गांव है। उत्तर प्रदेश के झांसी में यह गांव है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। सिर्फ 2 क्वेश्चन, तुरंत आंसर दीजिएगा। आज की सीरीज का जो है लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, तो देखिए जो आपके प्रदेश राजमार्ग, इसमें क्या पूछा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रदेश राजमार्ग। स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आज की मिशन लक्ष्य सीरीज का अंतिम प्रश्न, सभी लोग तैयार रहिए।
अंतिम क्वेश्चन का आंसर जरूर सही देना है आपको। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ठीक, इस झील से कौन सी नदी निकलती है? ये हमारी संस्था के बच्चों को पता होना चाहिए कि इस झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। और अगर गोमती नदी का नाम आ गया तो डिस्ट्रिक्ट आ गया कौन सा, पीलीभीत, और पीलीभीत आ गया तो इसका मतलब है कि स्टेट कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये थे आज के मिशन लक्ष्य सीरीज के 30 बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।